स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर सेशन। मेरा नाम अंकित तिवारी और जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे बैकग्राउंड में क्या लिखा हुआ है, दैट स्टडी IQ इज लॉन्चिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग, अ वेरी स्कोरिंग ऑप्शनल विच इज नथिंग बट मैथमेटिक्स ऑप्शनल। मैथ्स ऑप्शनल का रेगुलर लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। कब से स्टार्ट हो रही हैं? 20 जुलाई से। ठीक, डेली 12 PM। क्लासेस कौन लेगा? क्लासेस लूंगा मैं, अंकित तिवारी। तो आप देख सकते हैं, मैंने इंटरेस्टिंग ऑप्शनल इसीलिए कहा क्योंकि दिस ऑप्शनल इज वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग ऑप्शनल इन यूपीएससी, वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग ऑप्शनल। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं आज की क्लास का एजेंडा क्या है मेरा। ठीक है, इस सेशन का एजेंडा ये है कि जो मैथ्स का ऑप्शनल पेपर है, पेपर क्या होता है? दो पार्ट में पेपर डिवाइड होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। ये जो दो पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, ये भी दो पार्ट्स में डिवाइड रहते हैं। पेपर 1 में भी होता है आपका पार्ट ए या पार्ट 1 बोल दीजिए, एंड पार्ट 2। पेपर 2 में भी सिमिलरली दो पार्ट्स में पेपर डिवाइड होते हैं। तो हम क्या करेंगे इस सेशन में, जैसा कि यहां लिखा हुआ है, पेपर 1 पार्ट 1 का सिलेबस डिस्कस करेंगे। किस तरीके से इस पेपर का जो पार्ट 1 है, पेपर 1 का पार्ट 1, इसको अप्रोच करना चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैथ्स के पेपर 1 में। ठीक, लेटेस्ट ट्रेंड क्या रहा है, किन टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कौन कौन से सब टॉपिक से हैं, तो उनको एनालाइज करेंगे। ठीक, तो आज का जो मेन एम है मेरा, वो पेपर 1 का आधा पार्ट डिस्कस करना है। जो आगे चल के सब्सिक्वेंट सेशंस आएंगे उनमें हम धीरे धीरे करके पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे। ठीक, अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो दिस इज माय मेल आईडी ankit.tiwari@studiiq.com। ठीक, और इस टेलीग्राम के थ्रू भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल मन में ये आता है कि सर व्हाई टू चूज दिस ऑप्शनल, क्योंकि इस ऑप्शनल को लेकर काफी मिसकंसेप्शंस भी हैं स्टूडेंट के अंदर कि सर बहुत बड़ा ऑप्शनल है, बहुत ज्यादा समय लगता है, कोचिंग अच्छी अवेलेबल नहीं है, सर रिसोर्सेस का आइडिया नहीं है, सर इस सब्जेक्ट के अंदर में 13 टॉपिक्स हैं, ठीक है, या 13 सब्जेक्ट्स कह लीजिए। कोई ये कहता है कि सर इन 13 टॉपिक्स के लिए, एक एक टॉपिक के लिए बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ती हैं, किताबें अवेलेबल नहीं है। तो ये एक मिसकंसेप्शन है एक्चुअल में। ठीक है, जैसा मेरे को लगता है कि अगर ऑप्शनल चूज करना है यूपीएससी में, सिविल सर्विसेज में, दो ही क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट होने चाहिए ऑप्शनल चूज करने के। ठीक है, सिर्फ दो क्राइटेरिया। कोई हम यहां पैशन परस्यू करने नहीं आए हैं। लोग कहते हैं ना कि जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो उसको लीजिए, यहां पर कोई हम पैशन या इंटरेस्ट परस्यू करने नहीं आए हैं। हमारा काम है इस साइकिल में एंटर करना और जितना जल्दी हो सके इस यूपीएससी के साइकिल से निकल जाना। और निकल जाना का क्या मतलब होता है? निकल जाने का मतलब होता है कि फ्लाइंग रैंक के साथ क्लियर करना। आपका एम दोनों होना चाहिए, पहला एम सिलेक्शन, दूसरा एम क्या होना चाहिए? सिलेक्शन विथ अ डबल डिजिट रैंक। ठीक, सिलेक्शन विथ अ डबल डिजिट रैंक। तो अगर सिलेक्शन विथ डबल डिजिट रैंक चाहिए तो यार किस बेसिस पे ऑप्शनल डिसाइड करूं मैं? सिर्फ दो क्राइटेरिया और कोई क्राइटेरिया नहीं है। कौन से दो क्राइटेरिया? पहला कि अगर मैं 6 महीना इस ऑप्शनल को दूं तो मेरे 300 प्लस मार्क्स आने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल होनी चाहिए। सीधा एक क्राइटेरिया। क्या? कि अगर 6 महीना 7 महीना मैं दे रहा हूं किसी ऑप्शनल को, तो उस ऑप्शनल में यह कैपेबिलिटी होना चाहिए कि मैं 300 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकूं। ठीक, हर ऑप्शनल में कैपेबिलिटी होती है। पबैड में, आपका सोशियोलॉजी में, हिस्ट्री में लोग स्कोर भी करते हैं, बट जो मेजॉरिटी ऑफ जनता होती है, ठीक है, वो उस लेवल को ब्रीच नहीं कर पाती। क्योंकि बहुत सारे रीजंस होते हैं, सब्जेक्टिव पेपर होती है, सब्जेक्टिव चेकिंग होती है, देयर आर मल्टीपल रीजंस। बट ये ऑप्शनल जो है मैथ्स ऑप्शनल, अगर इसको आप 6 से 7 महीना देते हैं, सिर्फ पढ़ते नहीं है, प्रिपरेशन विथ अ राइट गाइडेंस, ये जरूरी होता है भाई। अनगाइडेड मिसाइल नहीं बन जाना कि किसी भी डायरेक्शन में प्रिपेयर कर रहे हैं,
पढ़ते पढ़ते एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा अच्छा लग गया तो उसी में 4 किताब पढ़ लिए, वैसे यूपीएससी नहीं निकलेगा। ठीक, आपको जो है गाइडेड प्रिपरेशन करनी है। गाइडेड प्रिपरेशन मतलब एक राइट अप्रोच के साथ। ठीक, तो ये अगर आप 6-7 महीने एक राइट अप्रोच के साथ प्रिपरेशन करते हैं तो ये ऑप्शनल में वो कैपेसिटी है कि 300 प्लस आपको स्कोर मार्क्स ला कर दे। तो पहला क्राइटेरिया ऑप्शनल चूज करने का, अगर 6 महीना दे रहा हूं तो ये मेरे को 300 मार्क्स देगा कि नहीं देगा। ठीक, दूसरा क्राइटेरिया, ये तो पहला क्राइटेरिया हुआ ऑप्शनल सेलेक्ट करने का। दूसरा क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि राइट गाइडेंस अवेलेबल है कि नहीं है। ठीक, क्या राइट गाइडेंस अवेलेबल है इस ऑप्शनल में, ऐसा भी ना हो कि कोई देता ना हो इस ऑप्शनल को। ठीक, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अवेलेबल ना हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आंसर अवेलेबल ना हो। ठीक, राइट अप्रोच, राइट कोचिंग, राइट मटेरियल, ये सब अवेलेबल होना चाहिए। तो मैथ्स ऑप्शनल जो है इन दोनों चीजों को टच करता है। ठीक, मैथ्स ऑप्शनल जो है इन दोनों चीज को टच करता है। और अगर आप साइंस या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं तो आपको बिल्कुल सोचना चाहिए इस ऑप्शनल के बारे में। थोड़ा लेंदी है, मेहनत चाहिए, तो मेहनत किस फील्ड में नहीं करनी है? आपको क्या लगता है एंथ्रोपोलॉजी लेंगे तो कम मेहनत करनी पड़ेगी? भाई मेहनत तो सब में करनी है, बट इस बात की गारंटी होनी चाहिए कि अगर मैं मेहनत करूं तो मार्क्स मेरे आने चाहिए। ये चीज नोटिस करना। ठीक, तो वाई टू चूज इस पे हम कभी और वीडियो बनाएंगे। आज का एजेंडा सिलेबस डिस्कस करना है तो सिलेबस पे ही रखते हैं। बट थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूं, क्या लिखा है, इट इज सेड दैट ऑप्शनल डिटरमाइंस द डेस्टिनी। बिल्कुल सही लिखा है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेपन इन योर हैंड टू कॉन्कर दिस एग्जाम। तो इस वेपन को बहुत एफिशिएंटली यूज करना ये हमारी जिम्मेदारी है। ये जो है हमारी जिम्मेदारी है। फाइनल लिस्ट में आना है तो, और फाइनल लिस्ट को भी मैं हमेशा ये बोलता हूं कि डबल डिजिट में रैंक आना चाहिए। ठीक, डबल डिजिट में मेहनत ये होनी चाहिए। बाकी बहुत सारे इसके फायदे होते हैं, कॉन्स भी होते हैं, प्रोस भी होते हैं। जैसे कि एक स्कोरिंग ऑप्शनल है। देखो कुछ भी इसमें ना आपको डेटा याद नहीं करना दूसरे ऑप्शनल्स की तरह। एक बार अगर आप लॉजिक समझ लिए तो वो चीजें आपके दिमाग के अंदर फिट हो जानी है। लॉजिक समझिए, प्रैक्टिस कीजिए, खत्म है ये ऑप्शनल। इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। ठीक, स्टैटिक सिलेबस है, स्टैटिक इन नेचर, कोई करंट अफेयर्स नहीं है। अपने आप को अपग्रेड नहीं करना, सिर्फ लॉजिक समझना है। और जो रटने वाला जो काम होता है वो सबसे मिनिमल होता है इसमें। ठीक है, जीरो नहीं बोलूंगा, मिनिमल होता है, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ने पड़ते हैं। ठीक, बट हमारा अप्रोच क्या रहता है? हमारा अप्रोच ये रहता है कि सबसे पहले लॉजिक को समझिए। ठीक, और उसके बाद इस लॉजिक पे जब आप एप्लीकेशंस वाले क्वेश्चंस बनाते हैं, भाई एक होता है कंसेप्ट, फॉर्मूला। ठीक, जो आपको याद करना पड़ेगा, कंसेप्ट समझना पड़ेगा, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। बट जब उस फॉर्मूले पे आप बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं तो वो फॉर्मूला इंटरनलाइज हो जाता है। तब उसको आप फिर याद करना नहीं बोलते, वो फॉर्मूला आपके अंदर चला गया है। तो ये काम होता है मैथ्स में, दोनों जरूरी है। लॉजिक समझना, उस लॉजिक के बेसिस पे उसका एप्लीकेशन पार्ट, क्वेश्चन सॉल्व करना। और क्वेश्चंस कौन से लेवल के सॉल्व करना? यूपीएससी लेवल के। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 सोर्स होते हैं इसमें, जो बहुत अच्छी बात है। कौन कौन से? एक तो सिविल सर्विसेज मेंस के सीधा सीधा पीवाईक्यूज, प्लस आईएफएस मेंस के। ये ऑप्शनल आपको इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में भी हेल्प करेगा, जहां पे आपको 2 ऑप्शनल चूज करने होते हैं। ये तो कहानी है ब्रेक मोनोटोनिसिटी फ्रॉम द जीएस प्रिपरेशन। वही याद कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, थोड़ा मोनोटोनिसिटी को ब्रेक करता है। ठीक, अगर आप मैथ्स चूज करते हैं तो। चलो आगे चलते हैं। ये जो हमने कोर्स लॉन्च किया है उसके फीचर्स हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, अराउंड 7 मंथ का कोर्स होगा। नॉर्मल ऑप्शनल भी आपका 5 से 6 महीना चलता है, ये ऑप्शनल आपका 1 महीना थोड़ा एक्सटेंड होगा। ठीक, वो 1 महीना इसीलिए एक्सटेंड हो रहा है, ये भी याद रखिए, ये 1 महीना इसीलिए एक्सटेंड हो रहा है, जो मैंने यहां पर कहा था आपको कि लॉजिक तो हम समझ जाएंगे आधे घंटे में, डेरिवेशन भी कवर हो जाएगा टॉपिक का, बट उसका जो एप्लीकेशन पार्ट होता है वो यहां पर सीखेंगे डिटेल में। जितने सवाल आए हैं और जितने सवाल आ सकते हैं, ठीक है, पॉसिबिलिटीज जो होती है, मैं हमेशा कहता हूं कि हम यूपीएससी का पेपर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट प्रिपेयर जरूर कर सकते हैं। तो उस प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के अंदर में जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चंस बन सकते हैं हर कैटेगरी के,
अलग अलग कैटेगरी के, वो क्लास में ही सॉल्व किया जाएगा। ठीक, इसीलिए ये कोर्स जो है थोड़ा आगे जा रहा है। ठीक, बाकी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे हर एक टॉपिक में सेशंस के बाद में। ठीक, PYQs वगैरह डिस्कस करेंगे, कहाँ से, सिविल सर्विसेज से, फॉरेस्ट सर्विसेज के पेपर से। ईच एंड एवरी टॉपिक का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगा, जो हमेशा कहते हैं टॉपर्स भी। ठीक है, और आप जब खुद प्रिपेयर करोगे तब आप ये जानोगे कि यार फॉर्मूला शीट एक बनानी जरूरी है हर एक सब्जेक्ट की, ताकि एंड मोमेंट में मैं रिवाइज कर सकूं। ठीक है, तो वो चीजें भी हम प्रोवाइड करके देंगे आपको, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं। रेगुलर डाउट क्लियरिंग, क्योंकि लाइव सेशन हो रहा है तो हमारा इंटरेक्शन भी होगा। ठीक, तो ये कुछ फीचर्स हैं इस कोर्स के। टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है, टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है। ठीक, कैसे टेस्ट सीरीज होगा? आज लीनियर अलजेब्रा पढ़े, लीनियर अलजेब्रा पे एक टेस्ट होगा। कैलकुलस पढ़े, कैलकुलस पे टेस्ट होगा। ठीक, उसके बाद हमारा सॉलिड ज्योमेट्री आया या एनालिटिक ज्योमेट्री, उस पे टेस्ट होगा। हर एक जो पार्ट्स हैं मेरे सिलेबस के, ठीक है, टोटल 13 पार्ट्स होते हैं, उन 13 पार्ट्स पे हमारा इंडिविजुअल टेस्ट होगा, सेक्शनल टेस्ट, जैसे जैसे हम प्रिपेयर करते जाएंगे। और उसके बाद एंड में आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी होंगे, ठीक, विथ लाइव डिस्कशंस एंड ऑल द फीचर्स। तो ये टेस्ट के कुछ फीचर्स हैं, ठीक, ये देख लीजिएगा। इस पे आता हूं मैं पहले, जो आज का एजेंडा था, सिलेबस। ठीक, पेपर 1, जो पेपर 1 है सिलेबस में, उसमें आता है सबसे पहला टॉपिक इज लीनियर अलजेब्रा। ठीक, लीनियर अलजेब्रा, जिसका ये वाला पोर्शन हम लोग 10th 12th में पढ़े हैं, मैट्रिसेस से रिलेटेड। ये नहीं पढ़े हैं वेक्टर स्पेसेस। ठीक, 2 पार्ट में डिवाइड होता है लीनियर अलजेब्रा। ये जो ऊपर में पोर्शन है, वेक्टर स्पेसेस ओवर आर एंड सी, लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस, सब स्पेसेस, बेसिस, डायमेंशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारी चीजें हम नहीं पढ़े हैं। तो हम पढ़े क्या है? हम ये सब पढ़े हैं। रो एंड कॉलम रिडक्शन क्या होता है, ठीक है, इनवर्स मैट्रिक्स क्या होती है, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक, आपका ये हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। याद आ रहा है कुछ? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब आता है? जब ए मैट्रिक्स जो है वो ट्रांसपोज के बराबर हो, अगर कुछ याद आ रहा हो तो। स्क्यू सिमेट्रिक क्या बोलते हैं? माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज हो जाए। हर्मिशियन में क्या होता है? देखो, स्क्यू सिमेट्रिक में क्या हो जाता है? माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज। और आपका हर्मिशियन में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर रहते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के बराबर। ए ट्रांसपोज जो है वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के बराबर हो। सब पढ़े हुए हो तुम, नहीं भी पढ़े हो तो घबराना नहीं है, बहुत बेसिक चीजें हैं और क्लासेस बेसिक से ही शुरू होगी, क्योंकि जितना बेसिक से पढ़ेंगे उतना बेटर रहेगा, उतना हम कंफ्यूज नहीं होंगे एग्जाम में। ठीक, तो ये हर्मिशियन मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन, एक स्क्यू हर्मिशियन में एक नेगेटिव साइन आ जाता है। ठीक, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है? ए ट्रांसपोज जो है वो इनवर्स के बराबर हो जाता है। तो ये एक बेसिक चीजें होती है लीनियर अलजेब्रा में, बाद में आते हैं इस पे। सेकेंड टॉपिक जो है पेपर 1 का, दिस इज कैलकुलस। ये बेस है, फंडामेंटल। ये अगर आपको आ गया तो आप बहुत सारी चीजें समझ सकते हो, बहुत सारी चीजें समझ सकते हैं, क्योंकि पेपर 2 में भी एक टॉपिक है, ठीक है, जो एग्जैक्टली इससे मिलता है, रियल एनालिसिस। ये वाला हिस्सा पूरा सेम है। जो शेड्यूल हमने अपने कोर्स के ब्रोशर के साथ लॉन्च किया है, उसमें आप देखेंगे कि जो मेरा सीक्वेंस है पढ़ाने का, ये जैसे ही टॉपिक खत्म होगा, इसके बाद मैं जो लाइन है, क्यू है, उसको ब्रेक करके रियल एनालिसिस पहले पढ़ाऊंगा, पेपर 2 का टॉपिक। और क्या है? एनालिटिक ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री। 2D ज्योमेट्री हम पढ़ चुके हैं स्कूल लेवल पे, उसी का 3 डायमेंशनल एक्सटेंशन है ये वाला पोर्शन, 3D ज्योमेट्री, थर्ड पार्ट किसका? पेपर 1 का। और क्या आता है इसमें? ओडी पूछते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी पेपर 1 का ही सिलेबस है। डायनामिक्स एंड स्टैटिक्स, ये थोड़ा फियर होता है लोगों को, क्यों? ये फिजिक्स वाला जो पोर्शन है पेपर 1 में भी है और पेपर 2 में भी है। पेपर 1 में भी प्रेजेंट है, पेपर 2 में भी प्रेजेंट है। ये थोड़ा परेशान करता है स्टूडेंट्स को, बट मेरा वही कहना है कि अगर कंसेप्ट से पढ़ेंगे स्टार्टिंग से तो नहीं फंसेंगे। जहां शॉर्टकट के चक्कर में पढ़ोगे प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक, तो डायनामिक स्टैटिक्स हो गया, वेक्टर एनालिसिस, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये वाला पोर्शन भी स्कोरेबल है। तो ये होता है हमारा पेपर 1 का सिलेबस। ठीक, पेपर 1 का सिलेबस। जल्दी से पेपर 2 का सिलेबस देखते हैं, उसके बाद हम लोग
पेपर 1 के पार्ट 1 के डिस्कशन में आएंगे। ठीक, तो पेपर 2 का सिलेबस क्या होता है? सबसे पहला टॉपिक जो बड़ा इंटरेस्टिंग है और स्टूडेंट्स जो है काफी इसको टफ फील करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। इसमें बड़ा प्रॉब्लम होता है, बट क्या सॉल्यूशन है इसको सीखने का? इसको सीखने का ये सॉल्यूशन है कि आप स्टार्ट कीजिए सबसे पहले नंबर सिस्टम से, बेसिक से शुरू करो, नहीं फंसोगे इसमें भी। नंबर सिस्टम से स्टार्ट कीजिए पढ़ना, प्रॉब्लम नहीं आती है। जहां नंबर सिस्टम थोड़ा वीक रहता है, कहीं ना कहीं फंसने लगते हैं इसमें। ठीक, तो अलजेब्रा हो गया, रियल एनालिसिस जो मैंने आपको बोला था, ठीक है, राइमन इंटीग्रल वगैरह पूछते हैं इसमें। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात हो रही है। लीनियर प्रोग्रामिंग, ये भी बड़ा इजी सा टॉपिक है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ओडी का एक्सटेंशन है यहाँ पर पीडीई, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। और ये एक होता है थोड़ा याद करने वाला पोर्शन, न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग याद करने वाला नहीं है, ठीक, ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है। न्यूमेरिकल एनालिसिस में आपको ये सारे मेथड्स के फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं। ठीक है, ये जो मेथड्स होते हैं, गॉसियन एलिमिनेशन, रेगुलर फाल्सी मेथड, न्यूटन रैप्सन, तो ये थोड़ा सा जो है आपको इसमें फॉर्मूलेज हर एक टॉपिक पे याद करने पड़ेंगे, और यहीं पे वो शीट आपको हैंडी आती है। और आखिरी टॉपिक है मैकेनिक्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स। तो फिजिक्स का एक पोर्शन पेपर 1 में आता है, फिजिक्स का एक पोर्शन पेपर 2 में आता है। ठीक, इसमें डेल-एम्बर्ट्स प्रिंसिपल, लैग्रांजेस इक्वेशन, रिजिड बॉडी, इनर्शिया, और ये आपका पोर्शन हो जाता है, जो दूसरा पोर्शन है ये होता है फ्लूइड डायनामिक्स का। ठीक, तो ये जब हम पार्ट वाइज डिस्कस करेंगे सिलेबस को एलैबोरेटली, तो इन सारे चीजों पे बात करेंगे। बट आज का बात क्या है? आज का डिस्कशन है ये पेपर 1 पार्ट 1। कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करूंगा? लीनियर अलजेब्रा और आपका कैलकुलस और सॉलिड ज्योमेट्री। ये 3 टॉपिक आज डिस्कस करेंगे कि किन टॉपिक में से, इनके अंदर में से क्या क्या सवाल आते हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछते हैं, कैसे पढ़ना है। ये देखिए, ये है लीनियर अलजेब्रा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, 2 पार्ट में डिवाइड होता है लीनियर अलजेब्रा का सिलेबस। यहां पर एक ये वेक्टर स्पेसेस वाला आपका टॉपिक हो जाता है, और ये टॉपिक होता है मेरा जो मैं 10th-12th में थोड़ा सा पढ़ा हूं, मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में क्या आता है? अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन वगैरह करना, रो एंड कॉलम रिडक्शन, ठीक, कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलैरिटी, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, इनवर्स निकालना, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, कैले हैमिल्टन थ्योरम, ये सब जो आप देखे हैं, नहीं भी देखे हैं तो नॉट अ बिग डील। ये बड़ा स्कोरिंग टॉपिक है पेपर 1। ठीक, पेपर 1 जो है यूपीएससी का, इसका लीनियर अलजेब्रा वाला पोर्शन, ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। इनफैक्ट कोई प्री रिक्विजिट इंफॉर्मेशन की जरूरत भी नहीं है इस चैप्टर को समझने के लिए। अगर आप देखोगे इंपॉर्टेंट पोर्शन, तो ये सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इसमें से सवाल आते हैं हमेशा। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस, कैले हैमिल्टन थ्योरम याद आ रहा है? ए माइनस लैम्डा आई मॉड 0 करते हैं, कैले हैमिल्टन थ्योरम। आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये वाले जो पोर्शंस हैं लीनियर अलजेब्रा में, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ना ही है। सिमेट्रिक बताया था आपको, ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए, स्क्यू सिमेट्रिक, ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ए, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, यूनिटरी मैट्रिसेस। तो ये पोर्शन है मेरा मैट्रिसेस वाला। अब ये जो दूसरा पोर्शन है वेक्टर स्पेसेस ओवर आर एंड सी, ठीक, वेक्टर स्पेसेस वाला टॉपिक, ये हम नहीं पढ़े हैं अब तक के। ठीक है, इंजीनियरिंग में भी ये वाला पोर्शन नहीं आता था, या साइंस बैकग्राउंड वाले भी नहीं पढ़े होंगे इसको। तो ये जो पोर्शन है, इसको समझने के लिए हमें, देखो यहीं पर मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा किससे? बेसिक ऑफ एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से, जो पेपर 2 का टॉपिक जो है। यहां से हम लोग इसका थोड़ा सा हेल्प लेंगे। इसमें क्या क्या पूछा जाता है? लीनियर डिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इस पे सवाल आते हैं हमेशा। बेसिस पे आते हैं, डायमेंशंस पे आते हैं, ठीक, रैंक पे आते हैं। इसका अगर आप सिलेबस देखोगे, ओवरऑल इस टॉपिक को फिनिश करने के लिए आपको लगेंगे अराउंड, टाइम लगेगा 40 to 50 आवर्स। समझने में नहीं, प्रैक्टिस इंक्लूडेड। ये सारे सवाल भी अटेम्प्ट किए जाएं, जितने टाइप के बन सकते हैं,
जितने सवाल पूछे गए हैं यूपीएससी में, ठीक। टाइम 40 से 50 आवर्स। अगर इसके आप डिफिकल्टी लेवल देखोगे तो ये मॉडरेट टू इजी कैटेगरी में जाता है, मॉडरेट टू इजी कैटेगरी। बहुत कठिन सवाल इसमें से नहीं आते हैं, ठीक। तो एक बार देख लीजिए इसको। अच्छा, ये क्या था? ये था मेरा सेशन प्लान, एक इंडिकेटिव लिस्ट है, ठीक। वैरी कर सकता है क्लास की पेस के हिसाब से, बट इंडिकेटिव लिस्ट का मतलब क्या हो रहा है कि जो 6 सेशंस होंगे उनमें मैं ये वेक्टर स्पेसेस के बारे में पढ़ूंगा, ठीक। और जो उसके बाद का पोर्शन होगा, अलजेब्रा, रैंक ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ईगन वैल्यूज, जो बचे हुए लेक्चर्स हैं, अराउंड 15-16 लेक्चर्स देंगे हम लोग इसे, ठीक। इसमें हम लोग जो बेसिस ऑफ मैट्रिसेस है वो पढ़ेंगे। तो इस तरीके से इसको वेटेज दिया गया है इस टॉपिक को। ये हमारा एक सेशन प्लान जैसा था। ये आपका सिलेबस लीनियर अलजेब्रा का। अगर आप सोर्सेस की बात करेंगे कि सर सोर्सेस क्या फॉलो करना चाहिए लीनियर अलजेब्रा में, तो देखिए स्टैंडर्ड बुक्स हमारे पास अवेलेबल है, और अच्छी बात यह है कि स्टैंडर्ड बुक्स में जो क्वेश्चंस कवर किए हैं यूपीएससी वैसा ही पूछता है एग्जाम में, ठीक है, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन के साथ, और कई बार वो भी नहीं करते, कई बार वो भी नहीं करते। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि एक राइट गाइडेंस या राइट अप्रोच से आप जो है इस पेपर में बहुत ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, ठीक। स्कोरिंग पोटेंशियल है और अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। मत सोचो स्केलिंग क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। हर बार सुनने में आता है कि मैथ्स में स्केलिंग करेंगे, क्या पता करते होंगे, बट मुझे क्या पता है, मुझे ये पता है कि 6 से 7 महीना इस पेपर में देंगे तो 300 प्लस स्कोर करने की अपॉर्चुनिटी है। नॉट अपॉर्चुनिटी, इट इज गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आपको क्या देखना है कि अगर आप इंजीनियरिंग या साइंस बैकग्राउंड से हैं, अगर मैथ्स मैनेज कर सकते हैं तो बिल्कुल मैथ्स लीजिए, ठीक है, डरिए मत मैथ्स से। ये आपका एक मैंने छोटा सा एनालिसिस रखा था कि 2022 से लेके, हालांकि इसके और भी पीडीएफ्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, 22 से लेके 18 तक के, मैंने सिर्फ 5 साल का ये एनालिसिस किया, बट ये एनालिसिस पड़ा है हमारे पास। क्वेश्चंस कितने आए थे देखो, 5 क्वेश्चंस आए थे 2022 में, 7 क्वेश्चंस आए थे 21 में, 5 5 4। मार्क्स मोर और लेस सेम रह रहा है, 70 मार्क्स सिर्फ लीनियर अलजेब्रा वाले टॉपिक से। क्वेश्चंस का वेटेज क्या दिया गया था आपको बताया था मैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक क्वेश्चन 10 मार्कर, एक क्वेश्चन 15 मार्कर 2022 में आया था। वेक्टर स्पेस से 10 मार्क्स का आया था, तो ये क्या हो रहा है आपका, वेक्टर स्पेस से एक और क्वेश्चन आया था 20 मार्कर। तो 2022 में ये वाला जो पोर्शन है ये डोमिनेट किया था, ठीक। तो क्योंकि मैंने बताया था हमको नहीं पता क्या डोमिनेट करेगा, जितना भी सिलेबस में लिखा हुआ है। मैंने क्यों कहा था कि 7 महीने कोर्स जा सकता है, क्योंकि जितना भी सिलेबस में लिखा हुआ है भाई उसको ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा, ठीक, उसको ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा। टारगेट क्या है 300 प्लस, तो यहीं से आएगा, पूरा पढ़ोगे तब। तो ये वेटेज था, लीनियर इक्वेशंस वगैरह 15 मार्कर का एक क्वेश्चन आया था, तो टोटल क्वेश्चंस आए थे 5, 70 मार्क्स के। 2021 में भी मार्क्स तो सेम ही थे, क्वेश्चंस बढ़ा दिया गया था। इनवर्स मैट्रिक्स पे पूछा था, लीनियर ऑपरेशन पे, बेसिस पे एक 15 मार्कर आया था, ईगन वेक्टर्स पे आया था 8 मार्कर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे एक क्वेश्चन था 7 मार्कर्स। तो इस तरीके से वेटेज चला था आपका 2021 में। 2020 में भी 70 मार्क्स थे। वेक्टर स्पेसेस में ये जो 10 लिखा है एक 10 मार्कर क्वेश्चन था, ठीक है। 10 मार्कर जनरली जो कंपलसरी वाला पार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 1, आपको पेपर पता है ना, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 कंपलसरी रहता है, तो उसमें जो आते हैं क्वेश्चंस, वेक्टर स्पेस 10 मार्कर, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 10 मार्कर, ठीक, मैट्रिक्स ऑपरेशन, नलिटी, ये वही टॉपिक्स हैं, ठीक। तो जो पेपर रहता है, जो पूछा जाता है, जो सवाल भी पूछे जाते हैं, वो मोर और लेस एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही रहता है, ठीक, कुछ बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड नहीं पूछते हैं। 2009 की भी वही कहानी है, 70 मार्क्स का ही आया था, एक रैंक का क्वेश्चन आया था, लीनियर इक्वेशंस पे क्वेश्चन आए थे, सिंगुलर मैट्रिक्स की बात हुई थी, कैले हैमिल्टन पे क्वेश्चन आया था, ठीक। तो ये रहा आपका एक इंडिकेशन टॉपिक वाइज लास्ट 5 ईयर में यूपीएससी कैसे गया है। जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे तो और एनालिसिस देखेंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स का, तो किस तरीके से यूपीएससी चेंज कर रहा है, किस तरीके से यूपीएससी सवाल पूछ रहा है। जो इसमें रेड से लिखा हुआ है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, और ये जो है हमारा एक सेशन प्लान है रिगार्डिंग लीनियर अलजेब्रा। रही बात बुक्स की, अगर आप डाउट पूछेंगे सर बुक्स क्या पढ़ें, तो देखो बुक बेसिक बुक्स अवेलेबल हैं, वही हम भी पढ़ेंगे।
जैसे शॉम सीरीज वगैरह हो गया लीनियर अलजेब्रा के लिए, कृष्णा सीरीज हो गई, ठीक, एस चांद की मैट्रिसेस देख सकते हैं। तो ये किताबें तो हैं हमारे पास अवेलेबल, ठीक है, हर एक टॉपिक की किताबें हैं। बट एज अ स्टूडेंट अगर हम सब चीज पढ़ने जाएं तो बहुत ज्यादा समय लग जाता है, ठीक। और क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, जो मैंने बताया था आपको, अनगाइडेड मिसाइल नहीं बनना। ये चीज जीएस प्रिपरेशन में भी याद रखना, अनगाइडेड मिसाइल कोई कंट्री नहीं खरीद के रखती। भाई पता नहीं आज चलाए अपने ही देश पे आके गिर जाएगा। आप जो स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं वो कहीं आपको सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में ना ले जाए। इसीलिए आपका काम क्या है, जितने भी सोर्सेस अवेलेबल हैं उनमें से बेस्ट चीजें निकालिए जो एग्जाम से रेलेवेंट हो। वो काम हम कर रहे हैं। आपका काम है सिर्फ और सिर्फ पढ़ना। ये मत सोचना कि सर अंकित सर का कोर्स ज्वाइन कर लिए हैं तो बस मैथ्स में अच्छा 300 मार्क्स की गारंटी है ना। भाई 300 मार्क्स की गारंटी तब होगी जब आप जिस तरीके से आपको बताया जाएगा उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ना आपको है, पढ़ना आपको है। तो ये कहानी हुई लीनियर अलजेब्रा की। सेकंड टॉपिक पे चलते हैं, ये है मेरा कैलकुलस। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बेस बनाता है बहुत सारे टॉपिक्स का। ये बेस बनाता है बहुत सारे टॉपिक का कैलकुलस। ये तो एक सेशन प्लान है। सिलेबस पे आते हैं। ये है मेरा कैलकुलस का सिलेबस। देखो चालू कहां से हो रहा है, चालू हो रहा है रियल नंबर से। क्या रहता है बचपन में, क्या पढ़ते हैं हम लोग, बचपन में हम लोग पढ़ते हैं नंबर्स। जैसे जैसे स्कूलिंग बढ़ती जाती है हमारी, नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक। फिर क्लास 7th 8th में जाते हैं तो बेसिक अलजेब्रा आता है, याद है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। फिर और आगे बढ़ते हैं 11th 12th में तो क्या पूछा जाता है, कैलकुलस पूछा जाता है, ठीक है, बेसिक डिफरेंशिएशन, बेसिक इंटीग्रेशन। फिर कॉलेजेस में उसी का एडवांस लेवल पढ़ते हैं। तो यूपीएससी ने भी जो सिलेबस लिया है कैलकुलस का, वो शुरुआत यहीं से किया है, ठीक है, कि स्टार्टिंग होगी रियल नंबर, सवाल नहीं आते हैं इनसे, बट समझना जरूरी है, ठीक। ये लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, मैक्सिमा, मिनिमा, ये यहां पर भी लिखा है और देखो यहां पर भी लिखा है, मैक्सिमा, मिनिमा, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी। क्यों यूपीएससी ने सिलेबस में 2 बार एक ही चीज लिख दी, एक बार नहीं लिखी है, अलग अलग है दोनों। कैसे, शुरुआत कहां से हुआ, रियल नंबर से। अब उस रियल नंबर पे जब मैं अलजेब्रा ऐड कर दूं, ठीक है, उस रियल नंबर पे मैंने अलजेब्रा ऐड किया और मैंने क्या बनाया, मैंने फंक्शंस बनाए, ठीक, रियल वेरिएबल्स के। एक्स क्या है, एक रियल वेरिएबल, ठीक। अगर एक वेरिएबल का फंक्शन है तो एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, जी ऑफ एक्स है, एच ऑफ एक्स है, कुछ भी है, बट एक ही वेरिएबल का फंक्शन है। उस फंक्शन के लिमिट्स को फाइंड करना, उस फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करना। भाई कंटिन्यूटी चेक करने का मतलब क्या है, अगर आपको याद हो तो लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है। जो लेफ्ट साइड की लिमिट होगी वो राइट हैंड साइड की लिमिट के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि अगर कंटिन्यूअस होगा तो फिर मैं डिफरेंशिएबिलिटी चेक करता हूं। जब कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल दोनों होता है तब मैं इसका क्या फाइंड करता हूं, देन आई विल फाइंड हिज डिफरेंशिएशन, ठीक। तब जाकर फाइंड होता है डिफरेंशिएशन। ये कंडीशन होती है डिफरेंशिएशन चेक करने की कि एग्जिस्ट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। कंटिन्यूटी, लिमिट्स, डिफरेंशिएबिलिटी किसका फाइंड कर रहे हैं, फंक्शन ऑफ अ रियल वेरिएबल, ठीक है। अभी सिंगल वेरिएबल की बात हो रही है यहां पर। इस फंक्शन की प्रॉपर्टीज को सीखने के लिए आगे जाके क्या डेवलप हुआ, मीन वैल्यू थ्योरम्स। 3 ठोक होते हैं बेसिक मीन वैल्यूज थ्योरम जो आपको भी पढ़ने हैं। कौन कौन से, रॉल्स थ्योरम, और क्या आता है, लैग्रैन्जेस मीन वैल्यू थ्योरम। इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स थी जो इसने दूर की। ऐसा नहीं कि रैंडमली इस नाम में रख दिया गया, नहीं, पहले रॉल्स पढ़ना है, फिर लैग्रैन्जेस मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ना है, उसके बाद क्या आता है, कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। ये तीनों जो मीन वैल्यू थ्योरम्स हैं सिंगल वेरिएबल के लिए, वो यहां पे पढ़ने हैं आपको। इसके बाद क्या होता है, जो लैग्रैन्जेस मीन वैल्यू थ्योरम है, इन थ्योरम्स को मैंने थोड़ा और एक्सटेंड किया। मैंने क्या बनाया, टेलर सीरीज, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कैलकुलस।
ठीक, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैलकुलस का, टेलर्स थ्योरम। क्या कहता है टेलर्स थ्योरम, अगर आपको आइडिया हो तो? भाई टेलर्स थ्योरम क्या कहता है? टेलर्स थ्योरम कुछ नहीं कहता। किसी भी फंक्शन को, ठीक, किसी भी फंक्शन को अगर मुझे किसी पॉइंट पे डिफाइन करना है, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, किसी भी फंक्शन को अगर किसी पॉइंट पे डिफाइन करना है तो मैं उसे क्या लिख सकता हूं? मैं उसे सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज ऑफ इट्स डिफरेंशिएशन लिख सकता हूं। किसी भी फंक्शन को किसी पॉइंट पे मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं? सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज ऑफ इट्स डेरिवेटिव्स। ठीक है, डेरिवेटिव हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स तक जाता है, तो ये है टेलर्स थ्योरम। ठीक, इसी का एक स्पेशल केस होता है, जैसे कि मैंने बताया आपको कि भाई किसी भी पॉइंट पे किसी भी पॉइंट को अगर मैं ओरिजिन मान लूं या जीरो मान लूं, ठीक है, 0,0 या 0, तो क्या बन जाता है? मैक्लॉरेन सीरीज आ जाती है। ठीक, मैक्लॉरेन सीरीज याद हो आपको? याद होगा एफ डैश स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, एफ ट्रिपल डैश बाय 3 फैक्टोरियल, ट्रिपल डेरिवेटिव, फोर्थ फॉर्म का डेरिवेटिव, ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स चलते हैं, सीरीज जाती है इनफाइनाइट तक के। तो ये वाला पोर्शन हमेशा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक, तो टेलर्स थ्योरम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके बाद क्या आता है? इन डिटर्मिनेट फॉर्म्स। याद है इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं? इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स 0/0, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट। कैसे सॉल्व करते हैं? अगर मैं लिमिट निकाल रहा हूं और इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गई तो क्या करता हूं? एक ही तो रूल है हमारे पास अच्छा सा, एल हॉस्पिटल रूल, इसको अप्लाई करते हैं। तो इस पे सवाल आते हैं, बहुत ज्यादा नहीं पूछते बट हाँ पूछते हैं। उसके बाद मैक्सिमा एंड मिनिमा, इस फंक्शन का मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड करना कि भाई किस वैल्यू पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, किस एक्स पे या वाई पे मिनिमम वैल्यू आ रही है। इसके बाद जो फंक्शन की बात हो रही थी, देखो फंक्शन में ही क्या आ गया? कर्व ट्रेसिंग, उस फंक्शन का कर्व ड्रॉ करना। इस फंक्शन का कर्व ड्रॉ करना, ठीक है, कर्व ट्रेसिंग। और जब कर्व ड्रॉ करते हैं तो इसके लिए मुझे क्या चीज की जरूरत पड़ती है? एसिम्पटोट्स की। ठीक, तो एसिम्पटोट्स का कंसेप्ट भी यहीं पर आ रहा है। देखो कैलकुलस का सिलेबस इतना अच्छा बनाया है ना कि एक रेगुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है, इसके बाद ये, उसके बाद वो। और ये क्यों जरूरी है? क्योंकि जो एग्जैक्ट ये वाला पोर्शन है ये रियल एनालिसिस में भी पढ़ना है, वेक्टर अलजेब्रा में भी काम आता है। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ओडीई, इन सब जगह इसका यूज है। ये हो गया मैक्सिमम मिनिमा। अब देखो इसको मैं हटा देता हूं, काफी गंदगी हो गई है कुछ। अगर आपको इसमें से स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, मैं इसको हटा रहा हूं। अब देखो क्या हो रहा है, फंक्शन ऑफ 2 और 3 वेरिएबल्स। अब क्या बात आ रही है? एफ एक्स कॉमा वाई, एफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। अब ये 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल का फंक्शन बन रहा है। यहां पर क्या था? फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल, एक सिंगल ही माना था। अब 2 या 3 वेरिएबल्स आ गए, सेम कहानी, लिमिट फाइंड करना, कंटिन्यूटी चेक करना, अगर डिफरेंशिएबल है तो पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड करना। ठीक, पार्शियल डेरिवेटिव्स, ये क्यों पढ़ना जरूरी है? ये इसलिए पढ़ना जरूरी है, पार्शियल डेरिवेटिव सीख जाओगे तो वेक्टर अलजेब्रा में बड़ी हेल्प मिलती है। अगर पार्शियल डेरिवेटिव सीख जाओगे, मैं हमेशा आपको अभी भी कह रहा हूं ये चीज कि अगर बेसिक सीख जाएंगे एडवांस में कभी समस्या नहीं आने वाली। अगर बेसिक पढ़े एक सीक्वेंस में, राइट सीक्वेंस के साथ, ठीक, और राइट सीक्वेंस क्या होगा मैं आपको बताऊंगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यही 2 और 3 वेरिएबल्स का मैक्सिमा मिनिमा निकालना, ठीक, ये मैक्सिमा मिनिमा निकालने की ही एक टेक्निक होती है, ये हेल्प करता है लैग्रैन्जस मेथड, ठीक, और आपके जैकोबियंस जो होते हैं, ये इसी की हेल्प करता है मैक्सिमा मिनिमा के केस में। तो ये एक पोर्शन है रियल आपका कैलकुलस का। जो जो रेड में मैंने टिक किया है भाई, क्वेश्चंस आते हैं, मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चंस आते हैं, मीन वैल्यू थ्योरम के क्वेश्चन आते हैं, बट 2-3 वेरिएबल्स में। अब क्या होगा? ये तो डिफरेंशिएबिलिटी की बात हो रही है, राइमन्स डेफिनेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। डेफिनेट इंटीग्रल्स जो होते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल्स क्या होते हैं? बेसिकली एरिया ऑफ कर्व, कि किसी भी कर्व के अंदर का एरिया कितना है, डेफिनेट इंटीग्रल वही तो बता रहा है। डेफिनेट इंटीग्रल मतलब अपर और लोअर लिमिट डिफाइंड है। देखो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना बड़ा आसान होता है, कंटिन्यूअस हो, डिफरेंशिएबल हो तो मैं डिफरेंशिएशन निकाल दूंगा किसी भी फंक्शन का।
मैं चेक कर सकता हूँ, बट इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है इंटीग्रल, इसकी कोई कंडीशन नहीं होती, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन का ऑपोजिट। तो इसके लिए राइमंस का थोड़ा सा हम आइडिया देखेंगे, क्या कंसेप्ट बोलता है। इनडेफिनेट इंटीग्रल हम पढ़ चुके हैं, जो नॉर्मल इंटीग्रेशन होता था क्लास 11 12th में, ठीक, पढ़ चुके इन द सेंस, पढ़ चुके का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप थोड़ा बहुत जानते होंगे इसके बारे में। पढ़ेंगे तो हम सब कुछ, ठीक है, चाहे आप पढ़े या आप नहीं पढ़े हो, बट पढ़ना तो हमें सब है, बट ये सारी चीजें देख चुके हैं। क्या नहीं देखे, इनफाइनाइट एंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स, इनफाइनाइट एंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स ये नहीं देखे हैं आप, गामा फंक्शन, बीटा फंक्शन, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। अब डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन क्या चीज है यार, देखो डबल इंटीग्रेशन मतलब दो वेरिएबल, जनरली डबल इंटीग्रेशन से क्या निकलता है, किसी भी सरफेस का एरिया, ठीक। ट्रिपल इंटीग्रेशन मतलब तीनों वेरिएबल एक्स वाई जेड, तो इससे क्या निकलता है, किसी भी वॉल्यूम, किसी भी फिगर का वॉल्यूम, ट्रिपल इंटीग्रेशन से। डबल इंटीग्रेशन से सरफेस का एरिया निकलता है। तो ये आपका एक कैलकुलस का सिलेबस हुआ, जो रेड पोर्शन वाले टॉपिक्स हैं वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा नहीं कि बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इन पे थोड़ा ज्यादा फोकस करने की जरूरत है आपको। चलिए और आगे देखते हैं, ये वही कवरेज कि पैटर्न कैसा रहा है 2022 2021, ठीक। देखो मार्क्स लगभग फिक्स हैं, 70 75 65 83, बट कवरेज कैसा रहा है। 2022 में 5 सवाल आए थे, एक लिमिट से 10 मार्कर, एक कन्वर्जेंस सीरीज पे आया था 10 मार्कर, लैग्रेंजेस मेथड पे 15 मार्कर, और कर्व्स पे आए थे 15 + 20 मार्कर्स, 2 क्वेश्चन आए थे कर्व्स पे, ठीक। तो ये किसकी कहानी थी, 2022 की कहानी। 2021 में क्या हुआ था, 7 क्वेश्चन थे बट 70 मार्कर ही था टोटल। पेपर को थोड़ा लेंदी करने की कोशिश की गई थी, कम मार्क्स के क्वेश्चंस पूछ रहे थे। लिमिट का 10 नंबर का एक आया था, मीन वैल्यू थ्योरम का सेम था, फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स 15 मार्कर क्वेश्चन आया था, पार्शियल डेरिवेटिव्स पे 7 मार्कर, इंटीग्रल पे एक 5 मार्कर, ठीक। ये बीटा फंक्शंस बताया था ना, बीटा फंक्शन गामा फंक्शन, वो गामा m कॉमा n, बीटा m कॉमा n जो रहता है, उस पे आया था 8 मार्कर, कर्व पे आया था 15 मार्कर। और अगर 2020 में देखोगे तो 2020 में 5 ही क्वेश्चन आए थे 75 मार्क्स के टोटल। लिमिट 10 मार्क का एक सवाल, एसिम्पटोट्स का एक सवाल, डेफिनेट इंटीग्रल पे एक सवाल, लैग्रेंजेस मेथड हमेशा पूछ रहे हैं, एक 20 मार्कर आया था लैग्रेंजेस पे, और मैक्सिमा मिनिमा 20 मार्कर, ठीक है। 19 और 18 का आप देख लीजिएगा। तो ये था आपकी कैलकुलस की कहानी। एक और पार्ट बचा हुआ है पार्ट 1 खत्म करने के लिए, वो है सॉलिड ज्योमेट्री। चलिए उसको देखते हैं जल्दी से। सॉलिड ज्योमेट्री में ये मेरा सेशन प्लान है। टोटल टॉपिक अगर आप देखोगे सॉलिड ज्योमेट्री या एनालिटिक ज्योमेट्री, 3 डायमेंशन की बात हो रही है, उसमें टोटल 6 टॉपिक्स है हमारे पास। कौन कौन से 6 टॉपिक, देखो स्ट्रेट लाइन समझना, ठीक, प्लेन पढ़ना, स्फीयर पढ़ना, कोन पढ़ना, सिलेंडर पढ़ना। कितना हो गया, 1 2 3 4 5। आप बोलोगे सर छठा टॉपिक क्या है, तो जो 6th टॉपिक है वो है कोनिकॉइड्स, और इस कोनिकॉइड्स के ही अंदर में आता है पैराबोलॉइड, इलिप्सॉइड और रेक्टेंगुलर हाइपरबोलॉइड। ठीक, ये जो यहाँ पे लिखे हुए पैराबोलॉइड, इलिप्सॉइड और रेक्टेंगुलर या नॉर्मल हाइपरबोलॉइड, ठीक। ये वाला जो टॉपिक है आपका एनालिटिकल ज्योमेट्री, ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक है। अगर आप इसका टफनेस लेवल भी देखोगे तो ये वही इजी टू मॉडरेट है। बट करना क्या है इसमें, इसमें आपको सारे कंसेप्ट्स और फॉर्मूले का एप्लीकेशन सीखने के बाद मेहनत थोड़ी ज्यादा है। जैसे बोलते हैं ना पेन चलाना है इसमें। कुछ टॉपिक होते हैं मैथ्स के जिसमें दिमाग ज्यादा चलाना पड़ता है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, पेन कम चलाने पड़ते हैं। और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनमें पेन ज्यादा चलाना पड़ता है। पेन मतलब क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो बड़े होते हैं, आपको काफी सारे इक्वेशंस लिख के उनको सॉल्व करना पड़ता है। बट अगर कंसंट्रेशन से करोगे तो ये स्कोरिंग भी है बहुत ज्यादा टॉपिक, ठीक है। इट इज अ वेरी स्कोरिंग टॉपिक। कहां से शुरू होता है, देखो शुरू होता है कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स, एक XYZ वाला जो हम लोग समझते थे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। फिर आता है आपका पोलर कोऑर्डिनेट्स, इसमें 2 टाइप के कोऑर्डिनेट होते हैं, सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। वो रो, आप रो वाला सिस्टम
और एक होता था आर थीटा पाई, ये वाले एंगल्स वाले, ठीक। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। सेकेंड डिग्री इक्वेशन देखते हैं, रिडक्शन देखते हैं, स्ट्रेट लाइंस की बातें होती है। हमें कंसेप्ट समझ समझ के पढ़ना है, प्लेन्स पढ़ना है ना। व्हाट डू यू मेंट बाय अ प्लेन? अगर एक सिंपल सा आपसे सवाल पूछ दूं कि यार ये एक प्लेन है, कैसे प्रूफ करूंगा? कैसे प्रूफ करोगे प्लेन है? प्लेन का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी दो पॉइंट ए कॉमा बी, अगर इनको मैंने ज्वाइन कर दिया एक लाइन से, ए कॉमा बी पॉइंट को अगर मैंने एक लाइन से ज्वाइन किया, तो ये लाइन जो है इस प्लेन के अंदर हमेशा एग्जिस्ट करेगा। इट ऑलवेज, लाइन ए बी ऑलवेज लाइज ऑन दिस प्लेन। यार ये चीज, मान लीजिए मेरा प्लेन ऐसा है कुछ, ये है कोई प्लेन, मैंने दो पॉइंट चूज कर लिया, ये लो ए कॉमा बी ज्वाइन कर दिया, क्या ये लाइन इस प्लेन के अंदर लाई कर रहा है? नहीं, इसीलिए इसको मैं क्या बोलूंगा? नॉट अ प्लेन। यही बेसिक बेसिक सी चीजें होती हैं इसमें, ठीक है। और इनके सब पार्ट्स जो इक्वेशंस आपको देखने होते हैं। प्लेन का इक्वेशन क्या होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। प्लेन से आगे बढ़ो, किस पे आओगे? स्फीयर पे आओगे। क्या कहता है स्फीयर? स्फीयर कुछ नहीं कहता। एक फिक्स पॉइंट मान लीजिए, फिक्स्ड पॉइंट। कौन सा पॉइंट है ये है फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। एक मूविंग पॉइंट ले लो स्पेस में, कंडीशन क्या है कि उस मूविंग पॉइंट का, ये क्या है? मूविंग पॉइंट। इस मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस इस फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्या है स्फीयर? स्फीयर इज अ लोकस ऑफ दिस मूविंग पॉइंट whose distance is constant from that fixed point. लोकस क्या होता है? पाथ। ये हमेशा इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। क्या पाथ बनेगा? स्फीयर। आप बोलोगे सर सर्कल दिख रहा है, सर्कल ही है, बस सर्कल का एक्सटेंशन 3 डायमेंशन में क्या होता है? स्फीयर। इस फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ स्फीयर। और जो डिस्टेंस फिक्स रहता है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ स्फीयर। आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये एनालिटिक ज्योमेट्री पढ़ा नहीं रहा हूं, घबराइए मत, सिर्फ आपको बता रहा हूं कि कैसे कंसेप्ट समझ के इक्वेशंस लिखे जा सकते हैं। एक सर्कल का इक्वेशन क्या होता था तुम सबको पता है। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल? हटाइए इसको। इक्वेशन ऑफ सर्कल होती थी सर x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर ले लो, ठीक। रेडियस ए और बी क्या होते हैं? सेंटर। मैं पूछ रहा हूं स्फीयर का इक्वेशन क्या होगा? कुछ नहीं होगा सर, प्लस z माइनस सी का स्क्वायर। बन गया आपका स्फीयर का इक्वेशन। कुछ नहीं करना, इसको जनरल फॉर्म में आप एक्सपैंड करके लिख सकते हो। इसको आप जनरल फॉर्म में एक्सपैंड करके लिख सकते हो। क्या लिखोगे जनरल फॉर्म में? जनरल फॉर्म में बन जाता है ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर सी जेड स्क्वायर प्लस 2 यू एक्स 2 वी वाई प्लस 2 यू वी डब्ल्यू ले लेते हैं डब्ल्यू जेड प्लस डी इक्वल टू 0। ए बी सी को भी जनरली 1 ले लिया जाता है, ठीक। इस ए बी सी को भी जनरली 1 ले लेते हैं। लो क्या इक्वेशन आ गई? ये इक्वेशन बन गई जनरल इक्वेशन एक स्फीयर की। तो इसमें क्वेश्चंस कहां कहां से पूछाते हैं? स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक में, ठीक। और कहां से आते हैं? आपका प्लेन से आते हैं, स्फीयर से आते हैं। कोन का क्या कहानी रहती है? कोन एक ऐसी लाइन रहती है जो फिक्स पॉइंट से पास हो रही है, प्लस एक और कंडीशन लगा देते हैं कि एक प्लेन को टच करना या इंटरसेक्ट करने वाला, ठीक। सिलेंडर में क्या हो जाता है? एक फिक्स्ड पॉइंट के जगह एक फिक्स लाइन के पैरेलल में रहती है लाइन। फिर आ जाता है आपका कोनिकॉइड्स। कोनिकॉइड्स में पैराबोलॉइड, एलिप्सॉइड और हाइपरबोलॉइड दोनों शीट्स के, या तो सिंगल शीट या तो डबल शीट। तो ये इस तरीके से आपका सिलेबस होता है एनालिटिकल ज्योमेट्री का। जो रेड पोर्शन से लिखा हूं वो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस आते हैं, देखो पहले कोनिकॉइड से पूछते थे, ठीक। उसके बाद 2017-18 के पहले तक के ये प्लेन स्फीयर के क्वेश्चंस आते थे। बट अब नया ट्रेंड चालू हुआ है कि सर स्ट्रेट लाइन के भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक। स्ट्रेट लाइंस के भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो शुरुआत यहीं से होगी। देख लीजिए इसके सिलेबस को। नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे तो इसका वेटेज वैसे ही रहा है, 2020 तक 4-4 सवाल आते हैं, 60-60 55 मार्क्स।
क्वेश्चंस कहां से आ रहे हैं? देखो स्फीयर के 2 क्वेश्चन आए थे 10 मार्कर 15 मार्कर, इलिप्सॉइड का आया था 20 मार्कर क्वेश्चन, कोन पे आया था 15 मार्कर क्वेश्चन। अगर 2021 की बात करें तो सिलेंडर पे आया था 10 मार्कर क्वेश्चन, कोन पे 20 मार्कर, और स्फीयर एंड प्लेन 15-15 मार्कर। ठीक, इलिप्सॉइड पे क्वेश्चन आया था स्ट्रेट लाइन पे 15 मार्कर। हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते किसी भी पोर्शन को सिलेबस के। तो ये था एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग सिलेबस का 3 पार्ट का, पार्ट 1। अब जो नेक्स्ट सेशन होगा हमारा, उसमें हम लोग उसमें क्या डिस्कस करेंगे भाई? जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस और एनालिटिकल ज्योमेट्री तो हो गया। अब बात होगी ओडीई पे, जो 4th टॉपिक है हमारा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद बात करेंगे डायनामिक्स एंड स्टैटिक्स पे। ये बड़ा फियर होता है बच्चों को कि सर फिजिक्स वाला पोर्शन कैसे पढ़ेंगे, ठीक है, ये हमेशा एक फियर होता है। और इसके बाद जो आएगा आपका टॉपिक वो होगा वेक्टर एनालिसिस। जो पेपर 1 का सेकेंड पार्ट है इसका डिस्कशन वीडियो आगे आएगा, ठीक। बट ये चीज पे ध्यान रखना आप लोग दैट एक स्कोरिंग ऑप्शनल है मैथ्स, अगर सही डायरेक्शन में पढ़ा जाए तो, अगर सही तरीके से कोई गाइड करे तो एक बहुत ज्यादा स्कोरिंग ऑप्शनल है। क्योंकि मैंने आपको बताया है ऑप्शनल चूज करने का एक ही क्राइटेरिया होना चाहिए, अगर 6 से 7 महीना दूं तो 300 नंबर आए, ठीक। तो इसको चेक कीजिएगा, 20 जुलाई से डेली सेशन स्टार्ट होंगे, ठीक। और आप इसको एनरोल कर सकते हैं। डेली 12 बजे क्लास, 12 से 3 घंटे की क्लास चलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।